दोस्तों, आज की वीडियो है लड़की और मोर की शादी। एक लड़की की शादी मोर के साथ क्यों कर दी गई? आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब गांवों में लोगों की सोच बहुत ही तंग और अजीब हुआ करती थी। उस जमाने में सोना चांदी नाम का एक मुल्क हुआ करता था। उस मुल्क के किसी दूर दराज कोने में बसा हुआ था एक गांव, जिसका नाम था चंचल नगर। लेकिन वहां के लोगों की फितरत में कोई चंचलता या खुशी नहीं थी। वो गांव इतना जाहिल और अनपढ़ था कि वहां के लोग अपनी ही सगी बेटियों पर ऐसा जुल्म करते जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप उठे। वहां एक बहुत ही अजीब और खौफनाक रस्म थी। जब भी किसी के घर की बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती, तो उसके बाप और घर वाले उसकी शादी एक रात के लिए किसी जानवर या परिंदे से कर देते थे। कभी किसी लड़की की शादी बंदर के साथ कर दी जाती, कभी बकरे के साथ, कभी कुत्ते के साथ, और कभी तो किसी काले कौवे के साथ। और फिर अगली ही सुबह गांव के वो जाहिल लोग बड़े फक्र से उस लड़की की शादी किसी आदमी से कर देते। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि इस रस्म के बाद अब ये लड़की सिर्फ बेटों की मां बनेगी, यानी अब यह सिर्फ बेटे ही पैदा करेगी। ये कैसी सोच थी, कैसी जहालत थी? ये सवाल कोई नहीं पूछता था। पूछता भी कौन? गांव के सब लोग तो इसी जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे। एक दिन शाम के वक्त वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा। वो एक बूढ़ा शख्स था, जो पेशे से एक हकीम था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी जिंदगी के लंबे तजुर्बे की गवाही दे रही थीं। आंखों में सफर की भारी थकावट थी, मगर उसका लहजा बहुत नरम और प्यार से भरा हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस बूढ़े हकीम के साथ एक ऐसा साथी था जिसे देखकर पूरे गांव के लोग दंग रह गए। उस बूढ़े हकीम के साथ था एक मोर। जी हाँ, एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत मोर। मगर वो कोई आम मोर नहीं था। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत और इतना रोबदार मोर गांव वालों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। उसके जिस्म के पंख नीले, हरे और सुनहरी रंगों से ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर कोई कीमती नगीने जड़े हों। गर्दन पर जो छोटे छोटे रेशमी पर थे, वो ढलते सूरज की रोशनी में किसी जादू की तरह चमक उठते। उसके सिर की कलगी इतनी सजीली और ताज की तरह थी कि दूर से नजर पड़ते ही लोगों की आंखें उसी पर ठहर जाती। और उसकी चाल, वो मोर ऐसे चलता था जैसे किसी बहुत बड़ी सल्तनत का वजीर या बादशाह हो। लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर बस उसे ही देखते रह गए। वो बूढ़ा हकीम और उसका यह खूबसूरत मोर गांव की तंग गलियों से होते हुए आगे बढ़ते गए। गांव की औरतें, वो औरतें जिनकी आंखों में बरसों से आंसू सूख चुके थे, वो सब उस मोर को हैरानी से देखती रहीं। किसी के होंठ थरथराने लगे, किसी की आंखें भर आईं, कुछ तो वहां खड़ी खड़ी सुबकने लगीं। वो बूढ़ा हकीम जिसने उन औरतों और लड़कियों के आंसू देखे, वो भी हैरान रह गया। उसने अपने दिल में सोचा, अरे, ये लोग मेरे इस मोर को देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? और ये औरतें रो क्यों रही हैं? क्या इस गांव में कभी किसी ने मोर नहीं देखा? लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं रहा। उसने अपना सिर हिलाया और मोर से बोला, चलो दोस्त, सफर बहुत लंबा था। अब हमें कहीं रुक कर आराम करना चाहिए। गांव के किनारे पर एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं। बूढ़ा हकीम उस पेड़ के घने साए तले जाकर बैठ गया। वो शानदार मोर भी पूरे ताव के साथ उसके पास ही बैठ गया। सूरज पूरी तरह डूबने वाला था। आसमान पर हल्की सुर्खी बिखरी हुई थी। गांव की गलियां उस अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थीं, जिसमें हवाओं की सरसराहट भी किसी गहरी साजिश की तरह लग रही थी। हकीम साहब पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। उनका बदन मुसलसल सफर की थकान से टूटा जा रहा था। गर्द से भरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आंखें हल्की भारी हो रही थीं। थोड़ी देर चैन से बैठने के बाद उन्होंने अपने मोर की तरफ देखा। हकीम साहब ने प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और बोले, आज का दिन बहुत लंबा था, सफर भी क्या कम था। और देखो कैसी अजीब बस्ती में आप फंसे हैं। हम सुबह से हमने एक दाना तक नहीं खाया। चलो बेटा, कोशिश करते हैं, शायद किसी के दिल में प्यार आ जाए और वह हमें थोड़ा बहुत खाना दे दे। इतना कहकर हकीम साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका थका हुआ बदन मगर अब भी हिम्मत जुटाकर चल पड़ा। मोर भी बिना कोई आवाज किए उनके पीछे पीछे हो लिया।
गांव की तंग गलियों से होते हुए हकीम साहब सबसे पहले घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे की लकड़ी की चौखट पर हाथ रखा और बहुत धीरे से आवाज दी, भाई, कुछ खाना मिल सके तो दे दो। हम मुसाफिर हैं, बहुत भूखे हैं। भीतर से खट से दरवाजा खुला। एक औरत बाहर निकली, मगर उसके हाथ में ना कोई रोटी थी, ना पानी का प्याला। उसकी नजरें सीधे उस मोर पर टिक गईं। वह औरत मोर को इस तरह घूरने लगी जैसे उसके सामने कोई अजूबा आ खड़ा हो। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखों में एक अजीब सा खौफ और नमी थी। वो बस मोर को देखती रही। हकीम साहब ने फिर नरमी से कहा, बहन, अगर घर में कुछ है तो दे दो। हम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है। मगर औरत ने एक लफ्ज भी ना कहा। वो पीछे हटी और खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। हकीम साहब परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, शायद इस घर में खाना ना हो। वो अगले घर गए और वहां दरवाजा खटखटाया। वहां भी बिल्कुल वही मंजर। गली के हर दरवाजे पर यही होने लगा। हकीम साहब जिस घर की चौखट पर पहुंचते, उस घर की औरत बाहर निकल आती, एक नजर हकीम साहब पर डालती, फिर उस मोर को इस तरह देखती जैसे कोई छुपा हुआ राज उसके सामने आ गया हो। मगर कोई कुछ कहता नहीं था। अब तो गांव की पूरी गली का मंजर ही बदल चुका था। सारे घरों के दरवाजे आधे आधे खुले हुए थे। उन दरवाजों की आड़ से औरतें झांक रही थीं। कोई अपनी ओढ़नी से चेहरा छुपाए हुए थी, कोई बस मोर को ताकती जा रही थी, कोई अपने छोटे बच्चों को डर के मारे पीछे खींच रही थी। हकीम साहब बहुत हैरान थे। उन्होंने तो अपनी लंबी जिंदगी में न जाने कितने गांव और शहर देखे थे, कितने घरों से रोटी मांगी थी, मगर ऐसा अजीब और खौफनाक मंजर पहले कभी ना देखा था। वह खुद से बोले, अरे वाह रे लोग, भूखे से भी डरते हो या इस मोर को देखकर किसी पुराने जख्म की टीस जाग उठी है? आखिर बात क्या है? मगर उन्हें कौन जवाब देता? वहां तो आवाजें जैसे मर चुकी थीं। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते हकीम साहब ने एक और दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजे से एक जवान लड़की बाहर आई। उम्र यही कोई 20 से 21 बरस की होगी। उसका नाम मुस्कान था। उसका चेहरा प्यार से भरा था, मगर उसकी आंखों में गहरी थकन और एक अजीब से डर की परछाई थी। उस लड़की की नजर भी सीधी उस मोर पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सा दर्द भी। उसने इधर उधर देखा। गली के सारे घरों के दरवाजे अब खुले हुए थे और हर घर की औरत बाहर झांक रही थी। उन निगाहों में सिर्फ एक ही चीज थी, हकीम साहब और उनका वो मोर। हकीम साहब ने बहुत नर्म लहजे में मुस्कान से कहा, बेटी, अगर घर में कुछ हो तो दे दो। भूख से आंतें हलक में आ रही हैं। मगर मुस्कान बिना कुछ बोले पलटी और तेजी से अंदर भागी। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। हकीम साहब अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मोर की तरफ देखा और कहा, चल बेटा, यहाँ के लोगों के दिलों में जरा भी एहसास नहीं है। ना रोटी मिली, ना पानी। चल वापस उसी पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं। कल सुबह कुछ और सोचेंगे। शायद कोई नया रास्ता निकल आए। गांव की गलियों से होते हुए वह दोनों फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। हकीम साहब जमीन पर बैठ गए, अपनी छोटी सी पोटली को सिरहाना बनाया और आंखें बंद कर लीं। मोर भी उनके पास आकर बैठ गया। उसने अपनी लंबी नीली गर्दन मोड़कर अपने शानदार पंखों में छुपा ली, मगर उसकी आंखें अब भी अधखुली थीं, जैसे वह उस गांव की हवाओं में तैरते हुए खौफ और साजिशों को अच्छी तरह समझ रहा हो। रात अपने पूरे खौफनाक सन्नाटे के साथ गांव पर छा चुकी थी। रात भर गांव की हवाओं में अजीब सी बेचैनी तैरती रही। किसी घर से दबे पांव चलने की आवाज आती, किसी खिड़की से झांकती निगाहें नजरें चुराती। मगर वो भारी रात आखिरकार गुजर गई। सुबह की पहली किरण जब जमीन पर उतरी, तो गांव की फिजा में एक अलग ही तरह की हलचल घुली हुई थी, जैसे पूरा गांव किसी बहुत बड़ी तैयारी में जुटा हो। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। कोई दरवाजे पर रंगोली बिखेर रहा था, कोई घर की दीवारों पर ताजी मिट्टी का लेप कर रहा था। हर गली में शोर और हलचल थी। हकीम साहब की आंखें खुलीं तो वह यह मंजर देखकर ठहर से गए। उन्होंने अपने मोर की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा, ये गांव तो सुबह से ही किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आखिर यह कैसी तैयारी है? इतने में कुछ गांव वाले वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। हकीम साहब ने उन्हें आवाज दी, अरे भाई, ये क्या हो रहा है गांव में? ये कैसी सजावट और कैसी हलचल है? एक अधेड़ उम्र का आदमी रुका। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। उसने मोर पर एक घूरती हुई नजर डाली और फिर हकीम साहब से कड़क आवाज में बोला,
बूढ़े आदमी, आज हमारे गांव में शादी है। तू और तेरा यह मोर हमारे रास्ते से दूर ही रहना। ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में पड़ जाओ, समझे? इतना कहकर वो आदमी अपनी राह चल पड़ा। हकीम साहब चुपचाप उसे जाते देखते रहे। फिर मोर की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, आज यहाँ खुशी का मौका है। शादी है तो खाने पीने का भी कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। हमें भी रोटी का कोई टुकड़ा मिल ही जाएगा। चलो, थोड़ी देर और यहीं ठहरते हैं। फिर उन्होंने एक थकी हुई सांस ली और बोले, तुम चाहो तो इस गांव में जरा घूम आओ। देखो तो सही, ये कैसी अजीब बस्ती है। मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मोर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके शानदार पंखों की चमक सुबह की ताजी धूप में और भी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे अपनी उसी चाल में गांव की गलियों की तरफ बढ़ गया। गांव अब तक पूरी तरह से शादी की तैयारियों में डूब चुका था। मोर टहलते टहलते बिल्कुल उसी घर के सामने आ पहुंचा जहां कल रात हकीम साहब ने खाना मांगा था, और मुस्कान दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी। वो घर भी शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। दरवाजे पर हल्की हल्की रंगोली बिखरी हुई थी और कुछ फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। मोर उस घर के सामने रुका और अपनी गर्दन उठाकर एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकाली। वो आवाज कोई आम परिंदे की पुकार नहीं थी। उसमें जैसे कोई सिसकी थी, कोई दर्द था जो सीधे दिल पर जाकर लगता था। घर के भीतर मुस्कान मौजूद थी, वही लड़की जो कल रात डर के मारे चुप रह गई थी। उसके कानों में जब वह आवाज पड़ी तो वह दबे पांव बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव की औरतें अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थीं। किसी की नजर उस पर ना पड़ी। उसने झट से अंदर से एक मुट्ठी दाना और पानी का एक कटोरा उठाया। दरवाजे की आड़ से छुपते हुए उसने वह सब कुछ मोर के सामने रख दिया। मोर उस दाने को अपनी चोंच से उठाकर खाने लगा। मुस्कान वहीं उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसे देखते देखते अचानक लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बहुत ही धीमे और दर्द भरे लहजे में मोर से बात करने लगी। कल रात भी मैं तुम्हें खाना दे देती, मगर मैं क्या करती, सब लोग देख रहे थे। हमारे गांव में ऐसा करना ठीक नहीं समझा जाता। आज मुझे मौका मिला तो मैंने दे दिया। फिर वह कुछ पल के लिए रुकी। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो रोते हुए बोली, जानते हो, आज मेरी शादी है। इस जाहिल गांव का यह खौफनाक रिवाज है कि किसी भी लड़की की शादी पहले किसी जानवर या परिंदे से की जाती है। कुछ ही देर में मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी जाएगी और मेरे सामने बहुत सारे जानवर खड़े किए जाएंगे। जिस जानवर पर मेरा हाथ पड़ेगा, मेरी शादी एक रात के लिए उसी से हो जाएगी। मुस्कान की आवाज बुरी तरह थरथराने लगी। उसके आंसू मोर के सामने जमीन पर गिर रहे थे। जब मेरी जिंदगी में यह जुल्म होना ही लिखा है, तो मैं चाहती हूं कि कम से कम वो जानवर तुम हो, क्योंकि तुम इन गांव वालों से और बाकी जानवरों से बहुत अच्छे हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा प्यार है, एक समझ है। मोर खामोशी से अपना दाना छोड़कर उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों की चमक जैसे और भी तेज हो गई, जैसे वह लड़की के हर एक दर्द को अपने अंदर उतार रहा हो। मुस्कान ने अपने आंसू पोंछे, उठी और बोली, अब मैं अंदर जा रही हूं। तैयारियां शुरू हो गई हैं। तुम यहीं रहना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आज मेरी शादी तुमसे ही हो जाए। इतना कहकर वह लड़की दरवाजे के भीतर चली गई। मोर कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फिर अपनी उसी शानदार चाल में वापस लौटा और हकीम साहब के पास उसी पुराने पेड़ के नीचे आ गया। हकीम साहब ने उसे आते देखा। उसके खूबसूरत नीले पंखों पर जमी हल्की धूल को अपने हाथ से झाड़ा और बोले, घूम आए बेटा, चलो बैठो। अब देखते हैं यह गांव और इसकी ये जाहिल रस्में। कुछ ही देर में गांव की गलियों में शहनाइयों की आवाजें और ढोलक की थापें जोर जोर से गूंजने लगीं। हवा में गेंदे के फूलों की खुशबू तैर रही थी, मगर उस खुशबू में किसी साजिश और जहालत की बू भी घुली हुई थी। बूढ़ा हकीम और उसका वह मोर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनकी आंखों के सामने से गांव के लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कोई मोटी रस्सी थी, कोई अपने जानवर को खींचता हुआ ले जा रहा था, कोई अपने काले बकरे के गले में फूल पहना रहा था, तो कोई किसी बंदर की रस्सी थामे उसे जोर जोर से घसीट रहा था। इतने में हकीम साहब के कानों में गांव वालों की तेज आवाजें पड़ीं। चलो, चलो, अपने अपने जानवरों को बीच मैदान में ले चलो। सब जानवरों को एक लाइन में इकट्ठा करो। दुल्हन का वक्त हो गया है, रस्म शुरू होने वाली है। हकीम साहब ने अपनी लाठी उठाई, उसे जमीन पर टेका।
मोर की गर्दन पर हाथ फेरा और बोले, चल बेटा, चलकर देखते हैं कि यह कैसी रस्म है और कैसी शादी है। हकीम साहब अपने मोर को साथ लेकर उस बड़े मैदान की तरफ बढ़े जहां गांव वाले अपने अपने जानवरों को जमा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने जो मंजर देखा, उसने उस बूढ़े हकीम की आंखें नम कर दी। कुछ लोग मुस्कान को जबरदस्ती मैदान की तरफ ला रहे थे। उसे खींचकर मैदान के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां उसके सामने पहले से ही तरह तरह के जानवर एक लाइन में खड़े थे। कोई बकरा मिमिया रहा था, कोई बंदर उछल कूद कर रहा था, कोई कुत्ता भौंक रहा था। सब मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे। हकीम साहब भीड़ को चीरते हुए थोड़ा आगे बढ़े। उनके दिल में बहुत बेचैनी थी। वो उस दर्द को महसूस कर रहे थे जो उस लड़की की सिसकियों में छलक रहा था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गांव के सरदार से पूछा, भाई, यह सब क्या तमाशा हो रहा है? क्यों इस प्यारी सी बच्ची पर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है? सरदार ने मुड़कर हकीम को देखा। उसकी आंखों में नफरत की लपटें उठ रही थीं। वो गुर्रा कर बोला, बूढ़े हकीम, तुम बार बार हमारे बीच आकर क्या देखना चाहते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें यहां से घसीट कर बाहर फेंक देंगे। कल शाम से देख रहा हूं, तुम और तुम्हारा ये अजीब मोर हमारे गांव के आसपास घूम रहे हो। तुम्हारा यहां आने का असल मकसद क्या है? हकीम साहब ने एक गहरी सांस ली। वह अच्छी तरह जानते थे कि इन पत्थर दिल लोगों से बहस करना बिल्कुल बेकार है। फिर भी उन्होंने बहुत नरमी से कहा, भाई, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैंने तो बस ये देखा कि तुमने पूरे गांव के जानवर यहां जमा किए हैं, मगर इन जानवरों में कोई मोर नहीं है। तो लो, मेरे इस खूबसूरत मोर को भी इस रस्म में शामिल कर लो। सरदार ने एक पल के लिए सोचा। उसने मोर की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हाँ, चलो ठीक है, मोर भी शामिल कर लेते हैं। वैसे भी एक जानवर ज्यादा होने से क्या ही फर्क पड़ता है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। हकीम साहब ने अपने मोर को धीरे से आगे कर दिया। वह शानदार मोर बिना किसी डर के मैदान में गया और उन शोर मचाते जानवरों की कतार में बिल्कुल शांत जाकर खड़ा हो गया। अब वो घड़ी आ पहुंची थी जिसका सबको इंतजार था। रोती बिलखती मुस्कान की आंखों पर एक मोटी काली पट्टी कसकर बांध दी गई। उसके रोने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। गांव की दो औरतों ने उसे पकड़कर जानवरों की लाइन के सामने खड़ा कर दिया। हाथ आगे बढ़ाओ, सरदार ने हुक्म दिया। मुस्कान के कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए गए। गांव की औरतें और मर्द अपनी सांसें रोककर इस मंजर को देखने लगे। सब टकटकी लगाए हुए थे। लड़की का हाथ कांपता हुआ हवा में आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां किसी जानवर की सख्त खाल को महसूस करने के खौफ से लरज रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अचानक उसका हाथ जाकर उस मोर के मुलायम पंखों पर आकर ठहर गया। वो मोर बिल्कुल एक पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने जरा भी हरकत नहीं की। उसकी आंखें इस वक्त इतनी तेज चमक रही थीं जैसे वह इस पूरे गांव की झालत को, इस भीड़ के चेहरों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। ज्यों ही मुस्कान का हाथ मोर पर पड़ा, गांव वालों ने जोर जोर से ढोलक पीटना शुरू कर दिया। शहनाइयों की आवाजें एकदम से तेज हो गईं। औरतों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। गांव के सरदार ने ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया, रस्म मुकम्मल हुई। आज से एक रात के लिए इस लड़की की शादी इस मोर के साथ पक्की हो गई। इसके बाद लोग खुशियां मनाते हुए और अपनी अपनी रस्सियां खींचते हुए अपने घरों की तरफ लौट गए। हकीम साहब चुपचाप वापस अपने पेड़ के नीचे आ गए और रस्म के मुताबिक मुस्कान और उस मोर को एक बंद कमरे में भेज दिया गया। कमरे में पहुंचते ही औरतों ने उसकी आंखों से वो काली पट्टी उतार दी थी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मुस्कान के सामने कोई भयानक कुत्ता या खूंखार बंदर नहीं था। उसके सामने वही मोर खड़ा था, वही अजीब सा खूबसूरत मोर जिसकी आंखों में एक इंसानों जैसा प्यार और समझ की चमक थी। वह धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से मोर के करीब गई। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी आवाज में बहुत नरमी थी। उसने कहा, मोर, आज की रात तू मेरा शौहर है। बता, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुस्कान ने कमरे के कोने में रखे एक मटके के पास से थोड़ा सा दाना निकाला और उसके सामने जमीन पर बिखेर दिया। फिर पास पड़ी एक पुरानी चादर को झाड़कर एक कोना उसके लिए बिछा दिया और बोली, आजा मोर, यहां आराम कर ले। बस आज की रात तू मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। सुबह होते ही ये सब खत्म हो जाएगा। इतने में मोर ने अचानक अपने शानदार पंख फड़फड़ाए। उसने अपनी लंबी गर्दन घुमाई और कमरे में रखी हुई एक पुरानी सी मेज की तरफ बढ़ा।
उस मेज पर एक दवात स्याही, एक कलम और एक पुराना सा कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। मुस्कान वहीं फर्श पर बैठी हुई हैरानी से उसे देखती रही। उसके जहन में सवाल उठा, यह मोर, ये वहां क्या करने जा रहा है? तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना उसके बस की बात नहीं थी। मोर ने अपने मजबूत पंजे से वह कलम खींच ली। अपनी चोंच से उसने दवात में कलम को डुबोया और फिर अपने पंजे से उस कागज पर कुछ लिखने लगा। मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोर बाकायदा स्याही से लिखता गया और कुछ देर बाद उसने वो कागज अपनी चोंच में दबाया और लाकर मुस्कान के सामने रख दिया। मुस्कान ने कांपते हुए ठंडे पड़ चुके हाथों से वह कागज उठाया। जैसे ही उसने उस पर लिखे अल्फाज पढ़े, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कागज पर बहुत ही साफ लिखाई में लिखा था, मुस्कान, तुम डरो मत। अब तुम सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्र के लिए मेरी बीवी बन सकती हो। यकीन मानो, मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। लड़की के हाथ से मारे घबराहट के वो कागज गिरते गिरते बचा। वह फटी आंखों से मोर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, ये कैसा माजरा है? एक मोर कैसे इस तरह इंसानों की तरह सोच सकता है? कैसे वो मेरे दिल का डर समझकर इस तरह लिख सकता है? रात भर यही सिलसिला चलता रहा। मोर बार बार कलम उठाता और उसके लिए कुछ ना कुछ तसल्ली भरी बातें लिखता रहता। कभी लिखता, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तो कभी लिखता, तुम मुझसे बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रात यूं ही खामोशी और एक अनजाने से रिश्ते के एहसास में कटती रही। मुस्कान उसकी लिखी बातें पढ़ती और हर बार हैरान होती। उसके दिल में जो डर का पहाड़ था, वो अब टूट चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी तसल्ली ले रही थी। रात आखिरकार गुजर चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जब गांव की कच्ची गलियों में उतरने लगीं, तो वह गांव जो हमेशा जहालत की चादर ओढ़े रहता था, आज कुछ ज्यादा ही बेचैन और फुर्तीला नजर आ रहा था। गांव के हर घर से लोग निकल निकल कर उसी घर के बाहर जमा होने लगे, जहां कल उस प्यारी लड़की मुस्कान की शादी उस मोर के साथ कर दी गई थी। बूढ़े हकीम साहब भी अपनी लाठी टेकते हुए उस भीड़ में पहुंच गए। उनका चेहरा कल की थकान से अभी भी उतरा हुआ था, मगर उनकी आंखों में एक गहरी खामोशी और इंतजार था। वह अपनी लाठी ठीक करते हुए भीड़ को देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, कितना अजीब और खौफनाक है यह गांव। अब वो घड़ी आ गई जिसका सारे गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरवाजे की कुंडी खुली, सबने अपनी सांसें रोक लीं। वह लड़की मुस्कान अपने उसी लाल जोड़े में बाहर आई और उसके साथ साथ चल रहा था उसका शौहर, वो मोर। मुस्कान का चेहरा, हालांकि रात भर जागने की वजह से थोड़ा बुझा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब वो खौफ और बेबसी बिल्कुल नहीं थी जो कल रात नजर आ रही थी। अब उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक अजीब सा सुकून, एक हिम्मत। गांव का सरदार भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसका लहजा हमेशा की तरह गुर्राया हुआ और सख्त था। अच्छा, तो अब यह रात की रस्म पूरी हुई। अब वक्त आ गया है कि तेरी असल शादी किसी इंसान से कराई जाए। ये जानवर का खेल अब खत्म हुआ। देख मुस्कान, यहां लाइन से कितने नौजवान खड़े हैं। इनमें से जिसे चाहे चुन ले। गांव के नौजवान तुरंत सीना तान कर खड़े हो गए, मगर मुस्कान ने एक लंबी सांस ली। उसने उन नौजवानों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सीधे अपने मोर पर टिक गईं। फिर उसने भीड़ की तरफ देखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक गहरा ठहराव था, मगर लहजे में वह एहसास था जो किसी को भी हैरान कर दे। नहीं, मुस्कान ने साफ लफ्जों में कहा, मैं तुम में से किसी भी इंसान से शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी अगर अब किसी से रहनी है, तो उम्र भर इसी मोड़ से रहेगी। मैं अपनी इस शादी को कभी नहीं तोड़ना चाहती। ये बात सुनते ही जैसे गांव की पूरी भीड़ सन्न रह गई। फिर अचानक सरदार का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। यह क्या बकवास है? सरदार चिल्लाया। यह कैसी पागलों वाली बात कर रही है तू? ये एक परिंदा, एक मोर तेरा शौहर कैसे हो सकता है? क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? या कोई जादू करवा दिया है इस बूढ़े हकीम ने तुझ पर? सरदार मुड़कर हकीम साहब पर जोर से चीख पड़ा। बता ए बूढ़े, तूने क्या जादू टोना किया है इस लड़की पर? तेरे यहां आने से पहले तो इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। तू और तेरा यह मोर हमारे गांव का रिवाज बिगाड़ने आए हो। किस मकसद से आए हो तुम यहाँ? हकीम साहब ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में इन जाहिल लोगों के लिए सिर्फ दर्द झलक रहा था, मगर वह बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मुस्कान ने एक कदम आगे बढ़ाया और सरदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यह सब खुद अपनी मर्जी और अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूं। इसमें ना हकीम साहब का कोई हाथ है, ना किसी जादू का। गांव की भीड़ गुस्से से बड़बड़ाने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। कोई औरत बोली, यह लड़की तो पूरी तरह पागल हो गई है। कोई आदमी चिल्लाया, इसने तो हमारे पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कोई और गुर्राया, इस बूढ़े हकीम को धक्के मारकर निकालो यहां से। इसी की वजह से यह सारा फसाद खड़ा हुआ है। गांव के सरदार ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, अगर तू इस जानवर, इस मोर के साथ ही अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है तो कर, मगर फिर तू हमारे इस गांव में नहीं रह सकती। अभी के अभी यहां से निकल जा और इस बूढ़े हकीम को भी अपने साथ ले जा। हमारे गांव में तुम लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। गांव के कुछ लोग गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कान और उस मोर को धक्के मारते हुए गांव की हद से बाहर निकाल दिया। हकीम साहब खुद भी चुपचाप अपनी पोटली और लाठी उठाए उनके साथ हो ली। वह तीनों, बूढ़ा हकीम, वह लड़की मुस्कान और वह राजदार मोर, गांव की गलियों से निकलकर बाहर की कच्ची और सुनसान पगडंडियों पर बढ़ते चले गए। उनके पीछे गांव की भारी भीड़ कुछ दूर तक खड़ी होकर उन्हें नफरत से देखती रही। फिर धीरे धीरे गांव की गलियों में वापस खामोशी लौट आई। वो तीनों नए रास्ते पर चल रहे थे। कच्ची पगडंडियों पर चलने से धूल उड़ रही थी। गर्म हवा के थपेड़े भी जैसे उनकी थकान और परेशानी को बढ़ा रहे थे। वो लड़की, जिसे उसके अपनों ने और गांव वालों ने एक अनोखी और अजीब डोर से बांधकर निकाल दिया था, बार बार अपने लाल आंचल से माथे का पसीना पोंछती जा रही थी। कुछ दूर यूं ही खामोशी से चलते रहने के बाद मुस्कान की नजर उस मोर पर पड़ी जो उसके साथ साथ बिल्कुल किसी साए की तरह चल रहा था। मुस्कान से आखिर अपनी खामोशी को और बर्दाश्त नहीं किया गया। उसने हकीम साहब की तरफ देखा और बहुत ही धीमे और झिझकते हुए लहजे में पूछा, बाबा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? यह मोर, असल में यह मोर कौन है? यह आम परिंदों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। रात को इसने कागज पर इंसानों की तरह लिखकर मुझसे बातें की हैं। क्या आप इसके बारे में कोई राज जानते हैं? हकीम साहब चलते चलते अचानक ठहर गए। उन्होंने पास ही खड़े एक घने पेड़ की छांव ली, अपनी लाठी को जमीन पर टिकाकर सीधा किया, अपने रूमाल से पसीना पोंछा और एक बहुत गहरी सांस लेकर बोले, बेटी, तूने बिल्कुल सही पहचाना। सुन, यह कोई आम मोर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी छुपी हुई है। हकीम साहब कहानी बताने लगे। बेटी, मैं सुल्तान दिलशाद बेग खान के आलीशान महल का खास हकीम हूँ। हमारे सुल्तान को जंगली जानवरों का शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक है। एक दिन सुल्तान दिलशाद बेग खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक बहुत घने जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते करते वह अपनी टोली से बहुत आगे निकल गए और घने पेड़ों के बीच थक कर चूर हो गए। उसी झाड़ी के पीछे से एक बहुत ही खूंखार और भूखा भेड़िया दबे पांव, बिना कोई आवाज किए सुल्तान की तरफ बढ़ रहा था। वो खूंखार जानवर बस इसी ताक में था कि कब मौका मिले और वो सुल्तान की गर्दन पर झपट कर उन्हें अपना शिकार बना ले। उस वक्त उस घने जंगल में यह मोर भी कहीं आसपास ही मौजूद था। ज्यों ही वो खूंखार भेड़िया हवा में छलांग लगाकर सुल्तान पर झपटने ही वाला था कि अचानक यह मोर तेज रफ्तार से कूदा। इसने अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से उस भेड़िए की आंखों पर इतना जोरदार वार किया कि भेड़िए की एक आंख ही फूट गई। भेड़िया दर्द से बुरी तरह कराह उठा और पीछे गिर पड़ा। भेड़िए की चीख सुनकर सुल्तान की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। हालात समझते ही सुल्तान ने पलक झपकते ही अपनी तलवार उठाई और एक ही जोरदार वार में उस खूंखार भेड़िए का काम तमाम कर दिया। जब सुल्तान ने पलटकर इस मोर को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और प्यार की चमक आ गई। सुल्तान ने महसूस किया कि इस परिंदे ने उनकी जान बचाने की कोशिश की है। उन्होंने इस मोर को अपने हाथों में उठाया, प्यार से इसके सिर की कलगी पर हाथ फेरा और जब सुल्तान अपना शिकार खत्म करके वापस अपने महल लौटे तो इस मोर को भी अपने साथ महल ले आए। मगर बेटी, महल में आने के बाद यह मोर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगा। हकीम साहब थोड़ा रुके। उन्होंने मोर की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से अपनी ही कहानी सुन रहा था और फिर आगे बोले, महल में यह मोर आम परिंदों की तरह दाना चुगने या पेड़ों पर बैठने के बजाय
सुल्तानों और बादशाहों की तरह रहने लगा। सुल्तान के दरबार में जो खास कुर्सी होती, यह वहां जाकर बैठ जाता। सुल्तान जहां भी बैठते, यह मोर भी बिल्कुल उनके बराबर में बैठने की जिद करता। जब सुल्तान के लिए खाने का दस्तरखान लगता, तो यह अपनी चोंच से अपने लिए एक अलग थाली में जगह बनाता। और तो और बेटी, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह हुई कि यह मोर अपनी चोंच और पंजों से बिल्कुल इंसानों की तरह कागज पर लिखने भी लगा। सुल्तान पहले तो इसकी इन अजीब हरकतों को देखकर हंसे और इसे एक अजूबा मानकर खुश हुए। मगर धीरे धीरे जब यह सब रोज होने लगा, तो सुल्तान अंदर ही अंदर परेशान हो गए। आखिरकार सुल्तान ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हकीम साहब, आप इस मोर को लेकर यहां से बहुत दूर किसी दूर दराज इलाके में चले जाएं। इसे अपने साथ लेकर सफर पर निकलें। शायद मुल्कों मुल्कों घूमने से कहीं कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस मोर का राज जानता हो, या कोई इसका हल निकले। सुल्तान का हुक्म मानकर मैं इस मोर को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। कई बस्तियां, कई शहर पार किए और चलते चलते हम तुम्हारे उस जाहिल गांव चंचल नगर में जा पहुंचे। वहां मैंने अपनी आंखों से जहालत का वो शर्मनाक मंजर देखा कि इंसानों की शादियां जानवरों और परिंदों से करवाई जा रही थीं। और फिर देखो बेटी, तुम्हारी शादी इसी मोर से हो गई, और तुमने पता नहीं अपने दिल में क्या सोचकर इस जाहिल गांव से बगावत कर दी और इस शादी को तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब बेटी, मेरे सफर का काम पूरा हो गया है। अब हम वापस सुल्तान दिलशाद बेग खान के उसी महल में लौटेंगे। मुस्कान चुपचाप बिना पलक झपकाए हकीम साहब की पूरी बात सुनती रही। उसके दिल में अब सवालों का एक बहुत बड़ा समंदर हिलोरे मार रहा था। तकरीबन 2 दिन और 2 रात का बेहद लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद वह तीनों, बूढ़ा हकीम, वह प्यारी लड़की मुस्कान और वह राजदार मोर, थके हारे सुल्तान दिलशाद बेग खान के आलीशान महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने हकीम साहब को फौरन पहचान लिया और अंदर सुल्तान को खबर भिजवाई। कुछ ही देर में सुल्तान दिलशाद बेग खान खुद चलकर महल के बड़े दालान में आकर खड़े हो गए। सुल्तान ने सबसे पहले उस लड़की पर एक गहरी नजर डाली, जो अब भी धूल से भरे अपने उसी लाल शादी के जोड़े में थी। फिर उनकी नजर उस मोर पर पड़ी, जो वहीं फर्श पर सीना ताने खड़ा था। और आखिर में सुल्तान की आंखें बूढ़े हकीम साहब पर आकर ठहर गईं। सुल्तान की भारी और रोबदार आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हकीम साहब, यह क्या माजरा है? इतने दिनों बाद वापसी, और यह अजनबी लड़की कौन है? हमें सारी हकीकत तफसील से बताओ। हकीम साहब ने आदाब किया और फिर धीरे धीरे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। किस तरह वह चंचल नगर गांव पहुंचे, वहां की खौफनाक जहालत, वह अजीब और खौफनाक रस्में, और इन दोनों की शादी होना। सुल्तान दिलशाद बेग खान बहुत ध्यान से यह सब सुनते रहे। उनकी आंखों में भी इस अजीब कहानी को सुनकर गहरी हैरानी झलक रही थी। कुछ देर गहरी सोच में चुप रहने के बाद सुल्तान ने मुस्कान की तरफ देखा और बहुत नरमी से बोले, बेटी, जब तुमने अपने गांव की रस्मों और लोगों को छोड़कर अपना नाता इस मोर से जोड़ ही लिया है, तो अब यही तुम्हारा हमसफर है। आज से तुम्हारा नाम सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि शहजादी मुस्कान होगा। आज से इस महल का एक बहुत ही खास और आलीशान हिस्सा इस मोर के लिए और तुम्हारे लिए तय कर दिया जाएगा। उस हिस्से में हमारे कुछ गिने चुने खास खादिमों के सिवा कोई भी सिपाही या कोई और शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा। तुम वहां इसके साथ पूरे आराम और इज्जत से रह सकती हो। मुस्कान ने सिर हिला दिया। अब वो दोनों, मुस्कान और वह मोर, महल के उस खास हिस्से में चले गए जो उनके लिए तय किया गया था। वहां का हर एक कोना बहुत ही सजीला और आलीशान था। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए। देखते ही देखते पूरा 1 महीना यूं ही खामोशी से गुजर गया। ना तो शहजादी मुस्कान ने कभी सुल्तान से कोई शिकायत की, और ना ही उस मोर ने महल में किसी को तंग किया या कोई अजीब हरकत की। सब कुछ जैसे एक बहुत ही सुकून भरे ठहराव में आ गया था। मगर कहते हैं ना कि इंसानी दिल हर छुपे हुए राज को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। सुल्तान दिलशाद बेग खान के दिल में भी सवालों का तूफान शांत नहीं हुआ था। एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और हवा बिल्कुल खामोश थी, सुल्तान की आंखों से नींद कोसों दूर उड़ चुकी थी। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी।
वो अपने बिस्तर से उठे और खुद से बड़बड़ाने लगे, आखिर इस माजरे की तह तक मुझे पहुंचना ही होगा। ऐसी क्या वजह है कि वो खूबसूरत जवान लड़की एक परिंदे के साथ रहने के बावजूद अब तक एक बार भी कोई शिकायत करने नहीं आई? ये मोर आखिर है कौन? ये कोई मामूली परिंदा तो हरगिज नहीं हो सकता। धीरे धीरे दबे कदम रखते हुए सुल्तान उस खास हिस्से की तरफ बढ़े जहां मोर और शहजादी मुस्कान रहा करते थे। रात के उस सन्नाटे में सुल्तान उनके कमरे के बंद दरवाजे के पास जाकर छुपकर खड़े हो गए। अचानक सुल्तान के कानों में कमरे के अंदर से आवाजें आईं। सुल्तान ने अपनी सांस रोक ली। वहां दो लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थीं। एक आवाज तो उस लड़की मुस्कान की थी जो बहुत प्यार और नरमी से बातें कर रही थी, मगर दूसरी आवाज किसी जवान और बहुत ही खूबसूरत लहजे वाले लड़के की थी। सुल्तान सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह यह कैसे हो सकता है? अंदर तो सिर्फ वह लड़की और एक मोर होना चाहिए। ये किसी नौजवान लड़के की आवाज इस वक्त कमरे में कहां से आ रही है? सुल्तान ने बहुत ही आहिस्ता से दरवाजे के एक छोटे से झरोखे से अंदर झांक कर देखा। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर कोई मोर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान शहजादा मुस्कान के सामने बैठा उसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। सुल्तान ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाईं। तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने में फर्श पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ी सी खाल पड़ी हुई थी। वह उसी मोर की खाल थी। सुल्तान दिलशाद बेग खान का दिमाग तेजी से चलने लगा। अरे, तो ये माजरा है। ये कोई परिंदा नहीं, बल्कि कोई इंसान है जो मेरे महल में इस मोर का भेष बनाकर रह रहा है। जरूर इसके पीछे कोई जादू है। अगर मैं इसकी यह मोरों वाली खाल को जला दूं, तो यह वापस कभी मोर नहीं बन पाएगा और इसे हमेशा के लिए इंसान बनकर ही रहना पड़ेगा, और लड़की भी खुश रहेगी। सुल्तान ने कोने में पड़ी वह मोर की भारी खाल फौरन उठा ली और बाहर आ गए। महल के बड़े आंगन के बीचों बीच सुल्तान ने फौरन लकड़ियां इकट्ठी की और एक बड़ी सी आग जलाई। और फिर जैसे ही आग भड़की, सुल्तान ने वह मोर की पूरी खाल उस सुलगती हुई आग में फेंक दी। खाल जलते ही एक अजीब सी नीले रंग की धुएं की लपटें आसमान की तरफ उठीं। वो जादुई खाल तेजी से जलने लगी और उसके जलने की एक अजीब सी बू हवा में फैलने लगी। और ठीक इसी लम्हे कमरे के अंदर वह लड़का जिसका नाम सुल्तान खान था, जो शहजादी मुस्कान के सामने अपनी असल शक्ल में बैठा हुआ था, अचानक दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। आहा हा! यह क्या हो रहा है? मेरा जिस्म! मुझे बहुत तेज जलन हो रही है, जैसे कोई मुझे जिंदा जला रहा हो। सुल्तान खान अपना बदन पकड़कर फर्श पर तड़पने लगा। मुस्कान बुरी तरह घबरा गई। सुल्तान खान, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों तड़प रहे हो? मगर सुल्तान खान के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वह आग की जलन से पागल हो चुका था। वह तड़पता हुआ कमरे से बाहर निकला। वह इतना दर्द में था कि कुछ देख सुन नहीं पा रहा था। भागता हुआ वह महल के दालान में पहुंचा। वहां से सीधा बाहर की तरफ दौड़ा और महल की ऊंची दीवारें फांदता हुआ रात के उस खौफनाक और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया। मुस्कान रोती हुई पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ी। रुको, मेरे सुल्तान खान, रुको! तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? मगर वो शहजादा तो दर्द में चीखता हुआ जंगल के घने अंधेरे में बहुत दूर निकल चुका था। मुस्कान जब रोते हुए वापस महल के आंगन में आई, तो उसने देखा कि सुल्तान दिलशाद बेग खान आग के पास खड़े हैं और उस आग की लपटों में वह मोर की खाल पूरी तरह जलकर खाक हो रही है। मुस्कान एक दिल दहला देने वाली चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, नहीं, यह आपने क्या कर दिया सुल्तान सलामत? आपने मेरे शौहर की जान ले ली। उसने दौड़कर अपने नंगे हाथों से वह आग बुझाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खाल जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। मुस्कान वहीं राख के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सुल्तान दिलशाद बेग खान भी इस खौफनाक मंजर को देखकर ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने पूछा, बेटी, ये सब क्या था? मैंने तो बस एक खाल जलाई थी, तुम्हारी भलाई ले लिए। मुस्कान ने रोते हुए कांपती आवाज में सुल्तान को पूरी हकीकत बता दी। सुल्तान सलामत, वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो सुल्तान खान था, एक बहुत बड़ी सल्तनत का शहजादा। वो किसी भयानक जादू की वजह से मोर बन गया था। वह सिर्फ मेरे सामने बंद कमरे में अपनी असल इंसानी शक्ल में आ सकता था,
क्योंकि मैं उसकी बीवी हूं। बाकी सारी दुनिया के सामने उसे वो मोर बनकर ही रहना पड़ता था। आपने जो खाल जला दी, वो सिर्फ खाल नहीं, उसका जिस्म था। अब वो आग में जलकर ना जाने किस खौफनाक हाल में होगा। कहाँ उस अंधेरे जंगल में दर्द से तड़पते हुए भटक रहा होगा। ये सच्चाई सुनकर सुल्तान दिलशाद बेग खान भी अपना सिर थामकर वहीं जमीन पर बैठ गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। सुबह की हल्की धूप महल की दीवारों पर फैल चुकी थी, मगर उस महल की फिजा पर उदासी की एक बहुत ही गहरी चादर तनी हुई थी। मुस्कान के आंसुओं ने रुकने का नाम नहीं लिया था। उसने उसी वक्त सुल्तान की तरफ देखा और बोली, सुल्तान सलामत। मैं उसे ऐसे तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी है, मैं अपने सुल्तान खान को ढूंढ कर लाऊंगी। सुल्तान दिलशाद बेग खान ने उसे रोकना चाहा, मगर मुस्कान की आंखों की जिद के सामने कुछ नहीं बोले। सुल्तान दिलशाद बेग खान ने गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हो गया था कि इस लड़की को रोकना अब मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ठीक है बेटी, जाओ, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। दिन बीतते गए और रातें गुजरती गईं। मुस्कान जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के किनारे भटकती रही। सूरज की आग जैसी तपिश, काले बादलों से गिरती तेज बारिश की बूंदें और रातों की कंपा देने वाली ठंडी हवाएं, सब उसके नाजुक चेहरे पर अपने गहरे निशान छोड़ने लगी थीं। उसका जो गोरा और चमकता हुआ रंग था, वो अब मुसलसल सफर की वजह से मध्यम और सांवला पड़ चुका था। गाल पिचक गए थे, बाल हर वक्त बिखरे रहते थे। उसकी आंखों में थकावट की एक ऐसी गहराई थी जैसे वह बरसों से सोई ना हो। कई दिन यूं ही पागलों की तरह भटकते हुए गुजर गए। एक शाम वह बेहद थक कर चूर हो चुकी थी। वो एक बहुत ही घने जंगल में एक पुराने और पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। जंगल में पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की डरावनी आवाजों के बीच अचानक उसकी नजर पास की एक डाल पर पड़ी। वहां एक तोता और एक तोती बैठे हुए थे। जंगल के सन्नाटे में उनकी आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। मुस्कान ने अपनी सांस रोक ली और उन्हें गौर से सुनने लगी। तोता अपनी तोती से बहुत ही धीरे धीरे और अफसोस भरे लहजे में बोल रहा था, तुम्हें पता है, यहां से बहुत दूर एक फरगान नाम का मुल्क है। वहां का शहजादा सुल्तान खान बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है। उसका आधा जिस्म किसी भयानक आग से बुरी तरह जला हुआ है। बेचारा चैन से एक सांस भी नहीं ले सकता। दिन रात सिर्फ दर्द से चीखता रहता है। वो वही शहजादा है जो कभी किसी वजह से मोर बन गया था। अब वो अपनी इंसानी शक्ल में तो आ गया है, मगर दर्द से बिस्तर पर तड़प रहा है। तोती ने हैरान होकर तोते से पूछा, अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या दुनिया में उस बेचारे शहजादे का कोई इलाज नहीं है? क्या फरगान मुल्क के बादशाह ने कोई हकीम नहीं बुलवाया? तोता बोला, बादशाह ने तो दुनिया भर के बड़े बड़े हकीम बुलवा लिए, मगर सब हार मान गए। किसी की दवा काम नहीं कर रही। लेकिन इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है। मुस्कान के तो जैसे कान खड़े हो गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी। तोता आगे बता रहा था, इसी जंगल में जहां हम बैठे हैं, इसके बिल्कुल उत्तरी हिस्से में एक खास जड़ी बूटी उगती है। उसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और उनमें से एक बहुत ही मीठी सी महक आती है। अगर कोई इंसान अपनी जान पर खेलकर उस बूटी को ले आए, उसे पीसकर उसका लेप बनाए और उस शहजादे के जले हुए जिस्म पर लगातार 30 दिन तक लगाए, तो वह बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये सुनते ही मुस्कान के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये तो मेरे सुल्तान खान की ही बात कर रहे हैं। फरगान मुल्क, सुल्तान खान और ये जंगल। तोता और तोती अपनी बात खत्म करके हवा में उड़ गए। मुस्कान अपनी जगह से फौरन उठ खड़ी हुई और बिना एक पल भी बर्बाद किए उस घने जंगल के उत्तरी हिस्से की तरफ उस खास जड़ी बूटी की तलाश में भागने लगी। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही गहरी और अंधेरी खाई के किनारे उसकी आंखें उसी बूटी पर जा टिकीं। मुस्कान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उस खाई के किनारे से उस बूटी को जड़ों समेत निकाल लिया। उसने उसे बहुत ही हिफाजत से अपने आंचल में लपेटा और एक बहुत लंबी सुकून की सांस ली। अब उसका रुख सीधा फरगान मुल्क की ओर था, जहां उसका शहजादा सुल्तान खान था। उसने अपने थके हुए घोड़े को फिर से एड़ लगाई और रास्तों की धूल उड़ाती, दिन रात एक करती हुई, वह अपनी मोहब्बत की तलाश में फिर निकल पड़ी।
2 दिन और 2 रात की लगातार और थका देने वाली यात्रा के बाद वह आखिरकार फरगान मुल्क की सरहद पर पहुंची। उसकी हालत देखने लायक थी। आंखों में धूल और मिट्टी भरी थी। चेहरे पर मुसलसल सफर की भयानक थकान थी और कपड़े कई जगह से फटे और गर्द से सने हुए थे। मुस्कान फरगान मुल्क के बादशाह के आलीशान महल के बड़े दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर एक सिपाही ने कड़क आवाज में कहा, रुक जा लड़की, कौन है तू और इस हालत में महल के अंदर क्या करने जा रही है? मुस्कान ने बिना डरे बहुत ही मजबूत लहजे में कहा, मुझे फौरन बादशाह सलामत से मिलना है। मैं एक हकीम हूं और शहजादे का इलाज करने आई हूं। सिपाही उसे बादशाह के दरबार में ले गए। मुस्कान बोली, बादशाह सलामत, मुझे एक मौका दीजिए। मैं शहजादे सुल्तान खान का मुकम्मल इलाज कर सकती हूँ। बादशाह ने अपने तख्त से नजर उठाकर उस थकी हारी, मिट्टी में सनी लड़की की तरफ देखा। बादशाह का चेहरा अपने बेटे की बीमारी की वजह से बहुत उतरा हुआ था। उन्होंने पूछा, तू कौन है बेटी, और ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? तू जानती भी है कि मेरे बेटे की हालत क्या है? मुस्कान ने अपने आंसुओं को अपने गले में ही रोकते हुए बहुत नरमी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने दूर जंगल में सुना है कि शहजादा बहुत बीमार है और उनका जिस्म आग से जल चुका है। मैं उसी का इलाज करने के लिए बहुत दूर से चलकर आई हूँ। मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है। बादशाह ने कहा, ठीक है लड़की, तू कोशिश कर ले, मगर याद रखना, अगर शहजादे को कोई भी तकलीफ हुई तो तुझे माफ नहीं किया जाएगा। मुस्कान ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ 30 दिन का वक्त चाहिए। इन 30 दिनों में शहजादा बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। मुस्कान को फौरन शहजादे सुल्तान खान के कमरे में ले जाया गया। सामने एक बड़े से बिस्तर पर सुल्तान खान बेसुध पड़ा हुआ था। मुस्कान ने फौरन काम शुरू किया। उसने पत्थर की एक बड़ी सी सिल मंगवाई और उस पर अपने हाथों से उस खास जड़ी बूटी को पीसना शुरू किया। पीस पीस कर उसने एक बहुत ही नरम सा लेप तैयार किया। कमरे में उस बूटी की मीठी मीठी महक फैल गई। फिर बहुत ही नरमी और प्यार से अपने कांपते हुए हाथों से उसने वह ठंडा लेप सुल्तान खान के जले हुए जिस्म पर लगाना शुरू किया। जब वह लेप लगाती तो सुल्तान खान के चेहरे पर थोड़ी सी राहत दिखाई देती। दिन बीतने लगे। मुस्कान दिन रात सुल्तान खान की खिदमत में लगी रहती। वो हर रोज नई जड़ी बूटी पीसती और उसका लेप लगाती। धीरे धीरे उस खास बूटी का असर दिखने लगा। सुल्तान खान के गहरे जख्म भरने लगे। जो जिस्म पूरी तरह जल चुका था, वहां नई और साफ चमड़ी आने लगी। मगर वह अभी तक होश में नहीं आया था। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। देखते देखते 29 दिन गुजर चुके थे। सुल्तान खान अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य चल रही थीं, मगर उसकी पलकों पर अब भी एक अजीब सा साया था और वो नींद में ही था। फिर आया 30वां दिन। यह आखिरी दिन था। मुस्कान ने आखिरी बार वह बूटी पीसी और वो लेप उसके जिस्म पर लगाया। आज उसकी आंखों में खुशी भी थी और एक अजीब सा दर्द भी। उसने सुल्तान खान के चेहरे को बहुत प्यार से देखा और दिल ही दिल में कहा, मेरे सुल्तान खान, तुम ठीक हो गए। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। मैं तो बस एक गरीब और मामूली सी लड़की हूं। शायद अब तुम अपनी नई जिंदगी में मुझे भूल जाओ। वो सुल्तान खान के पास बैठी। सुल्तान खान के हाथ की एक उंगली में एक बहुत ही खूबसूरत और शाही अंगूठी थी। मुस्कान ने एक निशानी के तौर पर बहुत आहिस्ता से वो अंगूठी उसकी उंगली से निकाल ली और उसे अपनी उसी चमड़े की थैली में छुपा लिया। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके कदम बहुत थके हुए थे और अपने महल की तरफ चल दी। उधर उसी शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, सुल्तान खान के कमरे में एक हलचल हुई और फिर आखिरकार सुल्तान खान ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को उठाया। पूरे 2 महीने के एक लंबे और खौफनाक दर्द के बाद आज उसकी आंखें खुली थीं। उसने इधर उधर देखा। उसे अपने जिस्म में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने फौरन अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे चूमने लगे। बेटा, मेरे सुल्तान खान, आखिर तू ठीक हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तू फिर से हमें मिल गया। सुल्तान खान ने कुछ देर खामोशी से अपने बाप को देखा। फिर उसने बहुत ही धीमे लहजे में पूछा, अब्बा जान, मुझे क्या हुआ था और मेरा इलाज किसने किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास कोई था जो दिन रात मेरी खिदमत कर रहा था?
बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा सच कहूं तो हमें खुद नहीं पता। कोई अनजान और गरीब सी लड़की थी। वो बहुत दूर से आई थी। उसने पूरे 30 दिन तक बिना आराम किए तुम्हारा इलाज किया। हम सब हार चुके थे, मगर उस लड़की ने हार नहीं मानी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब तुम ठीक हो गए तो वो बिना कोई इनाम लिए, बिना अपना नाम बताए, चुपचाप यहां से चली गई। हमें खुशी है कि तू ठीक है। बाकी अब वह कौन थी, क्यों आई थी और कहां गई, ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं। सुल्तान खान यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। कोई लड़की जिसने 30 दिन तक मेरा इलाज किया और कुछ लिया भी नहीं। सुल्तान खान अब फिर से अपने महल में रहने लगा। एक रोज वह अपने महल की एक बहुत ऊंची बालकनी पर खड़ा दूर बगात को ताक रहा था। उसे अचानक अपनी मुस्कान याद आ गई। मुस्कान। सुल्तान खान के दिल में एक जोर की टीस उठी। मेरी मुस्कान। मैंने उसे उस रात उस कमरे में अकेला छोड़ दिया था। वो रो रही थी और मैं अपनी खाल जलने के दर्द में भाग खड़ा हुआ था। आखिर उसने मेरे बाद क्या किया होगा? वो वहां कैसी होगी? कहीं वह अब भी मेरे लिए तड़प तो नहीं रही? क्या सुल्तान दिलशाद बेग खान ने उसे कोई सजा तो नहीं दे दी? उसने उसी वक्त फैसला किया, मैं अपनी बीवी को वापस लेने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फौरन अपने 10 से 15 सबसे मजबूत सिपाहियों को तैयार किया और अपने काफिले के साथ सुल्तान दिलशाद बेग खान के महल की तरफ तेजी से रवाना हो गया। लंबा और मुश्किल सफर तय करते हुए सुल्तान खान अपने पूरे काफिले के साथ सुल्तान दिलशाद बेग खान के महल पहुंचा। तुम कौन हो नौजवान? सुल्तान दिलशाद बेग खान ने पूछा। और तुम मेरी सल्तनत में क्या चाहते हो? सुल्तान खान धीरे से मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर आदाब किया और बोला, सुल्तान सलामत। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं, वही मोर जिसकी खाल आपने उस रात आग में जला दी थी। मैं ही सुल्तान खान हूं। सुल्तान दिलशाद बेग खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सुल्तान खान आगे बोला, आप घबराइए मत। मैं आपसे बदला लेने नहीं आया। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी। मैं सब भूल चुका हूं। मुझे बस अब एक बात का जवाब चाहिए। मेरी बीवी, मेरी मुस्कान कहाँ है? सुल्तान दिलशाद बेग खान ने एक बहुत ही भारी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। वो बच्ची, वो तो आज तक उसी तुम्हारे पुराने कमरे में बैठी रहती है। जब से तुम गए हो वो हर वक्त बस रोती रहती है। उसने खाना पीना सब छोड़ रखा है। वो बस तुम्हारी राह देख रही है। सुल्तान खान का दिल यह सुनकर जोर से धड़कने लगा। उसने एक टीस महसूस की और तेज कदमों से महल के अंदर उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां मुस्कान रहा करती थी। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी मगर प्यार भरी आवाज में पुकारा, मुस्कान। कमरे के अंदर जमीन पर बैठी मुस्कान, जो अपने आंसुओं में पूरी तरह भीगी हुई थी, यह आवाज सुनकर चौंक गई। उसने अपनी टूटी हुई सांसों को संभालते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें जैसे इस मंजर पर यकीन ही नहीं कर पा रही थीं। सामने दरवाजे की चौखट पर उसका सुल्तान खान खड़ा था। मुस्कान को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तो तुम कौन हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, नहीं मुस्कान, ये कोई सपना नहीं है। मैं वही हूं, तुम्हारा वही मोर, तुम्हारा वही शौहर, वही जिसका तुमने हाथ थामा था, वही जिसे तुमने पूरे गांव के खिलाफ जाकर अपना माना था। यह सुनते ही मुस्कान की आंखों से झरझर आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह अपनी जगह से उठी और दौड़कर सीधे सुल्तान खान के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, सिसकती रही, थरथराती रही। सुल्तान खान ने भी उसे अपने मजबूत बाजुओं में कस लिया। ये सब क्या है सुल्तान खान? मुस्कान ने सुबकते हुए पूछा। तुम ठीक कैसे हो गए? मैं तो सोच सोच कर पागल हो गई थी कि तुम किस हाल में होगे। सुल्तान खान ने उसे थोड़ा पीछे किया, उसकी आंखों में झांकते हुए और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं मुस्कान, मेरे अब्बा जान बताते हैं कि मेरे जलने के बाद मैं तो बेहोश था, मगर कोई लड़की वहां आई थी। वो कोई अजनबी थी। उसने पूरे 30 दिन तक बिना रुके मेरा इलाज किया और सबसे बड़ी बात, वो बिना कोई नाम बताए, बिना कुछ इनाम लिए वहां से चली गई। मैं आज तक नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी। मुस्कान ने पूछा, अच्छा,
तो क्या उस लड़की ने तुमसे कोई निशानी भी नहीं ली? वो ऐसे ही खाली हाथ चली गई? सुल्तान खान ने अपने हाथों की तरफ देखा और बोला, बस एक निशानी। मेरी उंगली में एक बहुत ही कीमती अंगूठी थी। जब मैं होश में आया तो वो अंगूठी वहां नहीं थी। शायद वो लड़की सिर्फ वो अंगूठी ही अपने साथ ले गई हो। मुस्कान के दिल में प्यार की गर्मी और भी गहरी हो गई, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत अच्छी बात है सुल्तान खान। वो जो भी थी, बहुत अच्छी होगी। अब तुम क्या चाहते हो? सुल्तान खान ने प्यार से मुस्कान के सिर पर हाथ रखा। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन तुम्हारे साथ यहीं, इसी महल में रहूं, और फिर पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपनी सल्तनत फरगान मुल्क ले जाऊं। वहां हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और हाँ, मैं सुल्तान दिलशाद बेग खान से भी मिलने आता जाता रहूंगा, क्योंकि अब मैं उनसे कोई शिकायत नहीं रखता। वह भी अब मेरे अपने हैं। मुस्कान की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक चमकती हुई खुशी थी। अगली सुबह जब हल्की और नरम धूप खिली, तो सुल्तान खान सुल्तान दिलशाद बेग खान के भरे हुए दरबार में पहुंचा। उसके बिल्कुल पीछे मुस्कान एक शाही लिबास में खड़ी थी। उसने सुल्तान दिलशाद को आदाब किया और बोला, सुल्तान सलामत, अब वक्त आ गया है। मैं अपनी सल्तनत, अपने मुल्क की तरफ लौट रहा हूं। ये मेरी बीवी मुस्कान है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे मिलने जरूर आता रहूंगा। ये लड़की अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी बेटी भी है। सुल्तान दिलशाद बेग खान की आंखें खुशी से भीग गईं। बिल्कुल बेटा, ये लड़की मेरी अपनी बेटी है। इसने जो कुछ भी सहा है, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मगर बेटा, एक बात तुमने अब तक मुझे तफसील से नहीं बताई। आखिर तुम्हारा इलाज हुआ कैसे? तुम इतने भयानक तरीके से जलने के बाद ठीक कैसे हो गए? सुल्तान खान ने एक गहरी सांस ली। सुल्तान सलामत, बस यही तो मैं भी दिन रात सोचता रहता हूं। वह कौन थी? वह लड़की जिसने पूरे 30 दिन तक पागलों की तरह मेरा इलाज किया और एक लफ्ज भी अपनी पहचान का नहीं बताया। ना उसने कोई दौलत ली, ना कोई इनाम। बस चुपचाप आई और एक हवा के झोंके की तरह चली गई। शायद बस मेरी उंगली से मेरी वो खास अंगूठी निकाल ली होगी, उसके सिवा और कुछ नहीं। इतना कहते ही पीछे खड़ी मुस्कान ने बहुत ही धीरे से अपनी कमर में बंधी हुई वो पुरानी चमड़े की थैली खोली। दरबार के सारे लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। मुस्कान ने अपने कांपते हाथों से थैली के अंदर हाथ डाला और एक अंगूठी बाहर निकाली। वह अंगूठी रोशनी में चमक उठी। उसने बहुत ही आहिस्ता से वो अंगूठी आगे बढ़ाते हुए कहा, सुल्तान खान, क्या यह वही अंगूठी है? सुल्तान खान ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, उसकी सांसें एकदम से थम गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल उसी की अंगूठी थी, उसकी अपनी शाही निशानी। यह यह अंगूठी? सुल्तान खान लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई मुस्कान? मुस्कान ने कहा, मैं ही वो लड़की थी सुल्तान खान। मैं ही वो अजनबी हकीम थी जिसने फरगान जाकर तुम्हारा इलाज किया। सुल्तान खान यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया। उसके दिल में मुस्कान के लिए मोहब्बत की एक ऐसी तेज लहर दौड़ गई। यार, सुल्तान खान की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे कैसी मोहब्बत करने वाली और कितनी अच्छी बीवी मिली है, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मीलों का खौफनाक सफर तय किया, मगर कभी अपने इतने बड़े एहसान का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। सुल्तान खान ने फौरन उठकर मुस्कान को अपने गले से लगा लिया और बच्चों की तरह रो पड़ा। पूरा दरबार इस मंजर को देखकर रो रहा था। सुल्तान दिलशाद बेग खान की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। वो अपने तख्त से उठे, आगे आए और बोले, सुल्तान खान, आज से यह लड़की सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी सबसे लाडली बेटी भी है। और इसकी रुखसती, इसकी विदाई मैं एक गरीब लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक सल्तनत की शहजादी की तरह कराऊंगा। अगले ही दिन महल में बहुत धूमधाम से शहनाइयां बजने लगीं। पूरे महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगे पर्दे हवा में लहरा रहे थे। मुस्कान की रुखसती सुल्तान दिलशाद बेग खान की बेटी बनकर हुई। सुल्तान खान अपनी प्यारी मुस्कान को अपने काफिले के साथ फरगान मुल्क ले गया। वहां जाकर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और हाँ, जैसा सुल्तान खान ने वादा किया था, वो दोनों अक्सर सुल्तान दिलशाद बेग खान से भी मिलने आते रहते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।